हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। तो चलिए हमारा आज का जो शुरू करते हैं लेक्चर। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जीके और जीएस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये इसका फायदा उठाना चाहिए। डेली क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली यहाँ पर जो है एक वीडियो में 25 क्वेश्चन होते हैं और दिन में 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आपको जो है 2 वीडियोस में 50 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप लोग वो देख लिया कीजिए। इससे क्या आपको जो है जीके जीएस की प्रैक्टिस होती रहेगी। वीडियोस का क्या फायदा है, इसमें क्वेश्चंस का क्या फायदा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो क्वेश्चंस एक तो आपको याद रह जाते हैं क्वेश्चंस कुछ, एक तो कुछ एक ये होता है कि जब आप वो टॉपिक पढ़ते हो, जब आप रिवीजन करते हो टॉपिक की, तो खुद ब खुद क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है, मैंने कहीं ना कहीं देखा हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तब आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, कहीं से भी रिवीजन कर रहे हो, आपको तब बेनिफिट मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको जो है डेली वीडियो मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप इस वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन यहाँ पर नियुक्त करता है? ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो जो हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी होती है, उसका जो चेयरपर्सन है उसको कौन नियुक्त करता है? उसको जो है यहाँ पर कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों, स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो हो गई एक चीज। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान रखना, कल्चरल मंत्रालय के अंदर ये आता है, संस्कृत मंत्रालय। और उसके अलावा इसकी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ये बनी कब थी? तो ये 2010 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन सी? नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? 2010 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर है? कि तोमर राजपूतों ने बनाया था कौन सा किला? राज पिथौरा किला किसके द्वारा बनाया गया था? तोमर राजपूतों के द्वारा। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली या फिर अगरतला। तो कहाँ पर है ये? जो ये नई दिल्ली के अंदर है। राज पिथौरा किला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आती तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, साथ में आपको जो है इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूँ, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला, कौन सा है? जावा, कपी मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैकिंग मानव, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही मानव का भाव पूर्वक था जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। आगे देखिए, मानव जाति होमोसेपियंस का उद्भव लगभग 25 लाख वर्ष से भी अधिक समय पूर्व हुआ था। हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था। उनमें मस्तिष्क अत्यंत विकसित होने के कारण वे सोचने की क्षमता रखते थे और अपने निर्णयों का उपयोग करते थे। मानव ने दो पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया, जिसके कारण उनके हाथ अपने शारीरिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो गए। आपने देखा होगा भालू, भालू चारों पैरों पर चलता है। इस तरह और कई जानवर हैं जो चार पैरों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मानव है ये भी पहले चार पैरों का ही प्रयोग करता था, कि ये चारों पैरों से ये चलता था। लेकिन फिर इसने क्या किया, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से ये सोचने लग गया, तो दो पैर इसने चलने के लिए यूज में लाए, और दो ये जो इसने हाथों का यूज, दो पैरों को हाथों के रूप में प्रयोग करना किया, जिसको आजकल आप लोग हाथ और पैर समझते हैं कि ये मेरे हाथ हैं और ये मेरे पैर हैं।
पुराने समय में हाथ और पैर एक ही चीज होते थे, उन्हीं से काम किया जाता था, तो इसलिए मानव सोच सकता था, सोचने की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो एरोसोल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरोसोल होता क्या है। देखिए, एरोसोल एक ऐसा चीज होती है, एक जिसमें क्या होता है, कुछ एक तो मतलब कि गैस पार्टिकल्स हो, सम सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ लिक्विड पार्टिकल्स हो सकते हैं। जिसमें ये तीनों या तीनों में से कोई दो चीजें प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। तो एरोसोल का उदाहरण पूछा गया यहाँ पर। दूध, नदी का जल, धुआं या फिर रुधिर। देखिए, इसमें दूध सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है, इसमें कोई सॉलिड चीज नहीं है, कोई इसमें गैसेस चीज नहीं। नदी का जल लिक्विड फॉर्म में है। जो धुआं होता है, धुएं के अंदर यहाँ पर जो है आपको गैस मिलेगी, प्लस कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कुछ लिक्विड वेपर्स होते हैं। रुधिर जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? धुआं। एरोसोल का उदाहरण क्या है? धुआं। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर। देख लीजिए, सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूंदों के, सूक्ष्म ठोस कणों जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर, तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में कोलाइड को एरोसोल कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखिए, धुंध, धूल, वायुमंडलीय प्रदूषक कण तथा धुआं एरोसोल के उदाहरण हैं। तो याद रखना, किसी और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है? ऑप्शन देखिए, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। राइट आंसर क्या है? ओजोन। ओजोन परत जो है वो यहाँ पर ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनको ऑब्जर्व कर लेती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। तो वो कौन सी है? ओजोन गैस। ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है। इससे और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये? 16 सितंबर को। ध्यान रखना, इस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डेज वाले क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स में से। उसमें ओजोन दिवस पूछा गया है, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ओजोन का क्षय किस वजह से हो रहा है? ये ओजोन परत जो है डिप्लीशन हो रहा है, किस कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण, या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण। ये कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से ओजोन परत जो है कम हो रही है, इसकी सांद्रता कम हो रही है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर, यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। कहा जाता है कि तकरीबन 97 से 99% तक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो जो ओजोन गैस है ये आपको जो है यूवी रेज से बचाती है। अगर ओजोन गैस ना हो तो आपको बहुत तरह के स्किन डिजीज हो सकते हैं, चर्म रोग आपको हो सकते हैं इसके कारण, और गर्मी भी बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन एबी एनएचपीएम में, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई हैं? पहले तो देखिए किसके बारे में बात कर रहा है ये। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन मतलब भारत आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन। तो इसके अंदर हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं? कौन कौन सी योजनाएं की गई, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, या राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना। तो देखिए, ये आयुष्मान भारत के अंदर एक तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कवर की गई है, और दूसरी जो है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना कवर की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका डी। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, याद रख लीजिए, कई बार गवर्नमेंट स्कीम्स में इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन आयुष भारत मिशन के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसको केंद्र प्रायोजित कर रहा है, इसको मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर कर रहा है, पैसा इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। तो जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन है, या फिर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, या फिर कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, चाहे वो एचसीएस हो, चाहे वो पंजाब सिविल सर्विसेज हो, तो उसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यह क्वेश्चन पूछ लेगा और बाद में ये ऑप्शन देगा, यह योजना प्रति परिवार 5 लाख के बजाय यहाँ पर 6 लाख कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। इस स्कीम से 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। वहां पर ये परिवारों की संख्या बढ़ा घटा सकता है।
यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना नामक दो योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। तो दो योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। और अगर मान लीजिए पुलिस एग्जाम में या फिर किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना हो, तो फिर ये डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर यूपीएससी लेवल का या यूपीपीसीएस लेवल का, स्टेट पीसीएस लेवल का पूछना हो, तो ये जो आगे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, ये भी वहां पर ऑप्शन में कंसिडर कर लेता है कई बार। तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। नेक्स्ट देखिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में कौन सा माना जाता है? देखिए यहाँ पर कुछ प्राइसेस इंडिसेस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर, सीपीआई एल स्लैश आरएल, सीपीआई आईडब्ल्यू और डब्ल्यूपीआई। तो जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है, हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इसको मापने के लिए डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। डब्ल्यूपीआई होल प्राइस इंडेक्स का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? जो नटराज की कांस्य मूर्ति है, पहले तो ये याद रखना है कि नटराज की मूर्ति किस चीज की है? कांस्य की बनी, ना ये सोने की है ना चांदी की है, यह कांस्य की बनी हुई है। ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है, ब्रास का नहीं है, ब्रॉन्ज स्टैचू है, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा पूछा गया, ये किस वंश से संबंधित है? कौन से वंश, मतलब किस डायनेस्टी से संबंधित है? चोल, चेर, पांड्या या फिर राष्ट्रकूटा? तो यह चोल डायनेस्टी से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। तो जो नटराज की मूर्ति है उसमें क्या दिया गया है? तांडव नृत्य में, मतलब तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव की फोटो है, वो शिव की मूर्ति है। आपने देखा होगा पहले नटराज की ज्योमेट्री हुआ करती थी, ज्योमेट्री में आप छोटी क्लासेस ये देखते आ रहे हैं, अदरवाइज आप इसको गूगल करके भी इसका जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? जो अमोघ वर्ष है वो किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट, चोल, चेर या फिर पांड्य? बताइए, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था। और अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने पहले दिन ये करवाया था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? देखते हैं आप लोग चीजों को रिवाइज करते हैं और याद भी रखते हो या फिर सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। चलिए कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? तो अब ब्लैक लंग्स बीमारी का नाम पूछा गया, यहाँ पर वो कौन सी बीमारी होती है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन, क्लोम, गोला पूर्णगत्या और प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, मेसोथेलियमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर नाम दिए गए हैं और सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर हिंदी के अंदर भी नाम लिखिए। तो जो ब्लैक लंग्स बीमारी है इसका दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या नाम है? क्लोम गोला पूर्णता। ये देखिए, न्यूमोकोनोसिस। तो ये थोड़ा मेडिकल टर्म्स हैं, तो आप इसको याद करना, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए ये बीमारी हो जाती है और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बस इसका तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने मास्क लगा के रखें। जब आप लोग जो है कोई भी काम कर रहा है, खदानों में काम कर रहा है, माइंस में काम कर रहा है, तो नोज को कवर करके रखिए ताकि उसके अंदर जहरीली गैसेस ना जाएं और ये जो कोयला है इसका जो वेस्ट है वो ना जाए। बस यही इसका इलाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कोई अच्छा काम करता है तो उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदनी पुरस्कार, मेदनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या फिर पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार?
यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, जो वन्य जीव संरक्षण के अंदर काम करता है। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यह जो पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो कौन देता है इसको? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। कोई फाउंडेशन नहीं देती, डायरेक्ट भारत सरकार ये देती है। किस लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो देशों को अलग करता है? यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में 2 से 3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एक तो ये जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, या फिर अल्जीरिया और पुर्तगाल। राइट आंसर क्या है? जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, यह मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, यह मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। बाकी इसमें देख लीजिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, यूरोपीय देश, स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। तो दूसरी तरह से क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है या फिर जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका। दो कॉन्टिनेंट्स कौन से हो गए? यूरोप और अफ्रीका को ये अलग करता है। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? स्पेन और मोरक्को, दो कंट्रीज को अलग करता है ये। और दो, ये जो यहाँ पर क्या है, दो सागरों को जोड़ता है। कौन कौन से दो सागरों को जोड़ता है यहाँ पर? एक तो है मेडिटेरियन सी और एक है अटलांटिक सी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य कौन से दो सागरों को जोड़ता है? एक तो भूमध्य सागर को जोड़ता है और अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से 3 तरीकों से पूछा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने तीनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिए हैं। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये गुआनो नामक का एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तेरेला देल फ्यूगो, अटाकामा मरुस्थल, ब्राजील का मिनास गेरुएस, या फिर पेरू का तटीय क्षेत्र। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक कहाँ पाया जाता है? पेरू के तटीय क्षेत्र पर पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफी अधिक होती है। तो गुआनो के अंदर किस चीज की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप पर तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन को। और कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम में जाकर बैठते हैं तो वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली है, मैंने साइंस पढ़ लिया है, पर मुझे ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिला। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं टॉपिक उससे रिलेटेड होता है और वो आपकी बुक में नहीं दिया होता या आपके नोट्स में नहीं दिया होता। तो इस तरह की क्वेश्चन सीरीज आपकी हेल्प जरूर करेगी। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो आपने प्रैक्टिस ना किया हो, जो आपने पढ़ा ना हो, या फिर जो आपने देखा ना हो। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को जरूर देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। वन कटाव के परिणाम क्या होते हैं? वन कटाव के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? मृदा अपरदन में वृद्धि। अब आपको पता है कि डिफोरेस्टेशन होगी, वनों को काटेंगे तो मृदा अपरदन जो है, सॉइल इरोजन होगा, बिल्कुल ठीक है। भूमि भूमिगत जल का भंडारण, ग्राउंड वाटर स्टोरेज होगी, तो ये कैसे हो सकती है? जब पेड़ ही नहीं रहेंगी तो जड़ें नहीं होंगी, जड़ें नहीं होंगी तो पानी नीचे कैसे जाएगा? जगह ही नहीं होगी। तीसरा है आकस्मिक बाढ़, मतलब फ्लैश फ्लड। तो एकदम से बाढ़ आ जाती है, क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर मैदान में क्या होता है, बारिश आएगी, बारिश आने के कारण एकदम से जो पानी होता है वो एक तरफ जिस साइड ढलान होती है उस साइड चला जाता है पानी। इससे एक तो मिट्टी का कटाव होता है, दूसरा बारिश की स्थिति बन जाती है। अगर पेड़ होंगे या फिर वन होंगे तो वो उस पानी को रोकेंगे और मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, मतलब जो फ्लड्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रिवेंट करते हैं पेड़ और वन। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है, वन कटाव के परिमाण यहाँ पर पूछे गए हैं, परिणाम क्या क्या है। तो इसमें पहला और तीसरा है, राइट आंसर क्या है? सी। इसमें मृदा का अपरदन होता है, सोइल इरोजन बढ़ जाती है, और दूसरा है फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर होते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता। पढ़ लीजिए यहाँ पर, अत्यधिक मात्रा में वन कटाव के कारण मृदा अपरदन की दर काफी बढ़ जाती है,
क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमजोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह से रिस नहीं पाता। अगर वनस्पति होगी तो जल नीचे जाएगा, और अगर वनस्पति नहीं होगी तो जल नीचे नहीं जाएगा, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, मतलब सडन फ्लड आ जाती है। जैसे बारिश हुई तो फ्लड का मौसम, फ्लड बन जाता है, एकदम से फ्लड आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था या कारताज सिस्टम का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये कारताज सिस्टम, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी हुई है तो आपको ये कारताज सिस्टम पता होगा। नहीं पढ़ी हुई तो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए कारताज सिस्टम में क्या होता था, ये पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो यह पुर्तगालियों के द्वारा यूज किया जाता था ये कारताज सिस्टम। इसमें होता क्या था, समुद्री व्यापार के लिए ये लाइसेंस जारी करते थे। जो पुर्तगाली लोग थे कि समुद्र में ऐसे ही कोई आकर मतलब ट्रेड नहीं कर पाएगा, वहां पर समुद्र के अंदर व्यापार करने के लिए ये लाइसेंस जारी करते थे। और लाइसेंस जारी करने के प्रोसेस को क्या बोलते थे, उस सिस्टम को कारताज सिस्टम। और ऐसा ही एक और सिस्टम अंग्रेजों ने भी शुरू किया था, जिसको क्या बोलते थे, ये नेवी सर्ट। तो नेवी सर्ट आए तो किसका है, अंग्रेजों का सिस्टम है ये। और अगर कारताज सिस्टम आए तो वो पुर्तगालियों का सिस्टम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, बाकी यहाँ पर सही होंगे, एक ही कथन होगा जो सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल ठीक है। जो आईएनए की स्थापना है कब की गई थी, 1876 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर था, कोलकाता में बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर। और ये सह संस्थापक थे, मतलब इन्होंने किसी दूसरे के साथ मिलकर जो है स्थापना की थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। तो किसके साथ मिलकर की गई थी, आनंद मोहन बोस के साथ। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी स्थापना 1876 में की गई, हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये पॉइंट ठीक है, क्लियर हो गया आपको। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, तो बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1884 में कलकत्ता में रिपन कॉलेज की स्थापना की थी। 1884 में कलकत्ता के अंदर रिपन कॉलेज की स्थापना की थी। 1885 में कांग्रेस बनती है। कांग्रेस बनने से एक साल पहले रिपन कॉलेज कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर खोला गया था। ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मतलब सेकंड पॉइंट भी ठीक है। हमें सही नहीं पॉइंट बताना है। तीसरा देखिए, उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए भी जाना जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना नहीं की। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रहेगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए यहाँ पर। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है, हम अभी देख के आए हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। मैंने आपको बता दिया है स्थापना कब की गई थी, 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, यहाँ पर देखिए, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्त ने की थी। ध्यान रखेंगे, इसमें जो है यहाँ पर आनंद मोहन बोस थे, शिवनाथ शास्त्री थे, शिवचंद्र थे, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज पूछा जाता है तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लिया करो। इससे क्या है, क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। तो आप उसको नोट डाउन किया करो ताकि आपको चीजें याद रहें।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि जो है, नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वापस कर दी थी। देख सकते हैं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी थी? 1915 में। और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक तो सीधा टाइम पीरियड याद रखेंगे, से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो यह एक कंडीशन रखी गई है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए। तो कौन सी कंडीशन है? ऑप्शन देखिए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 या 20। तो वहां पर कम से कम 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए। राइट आंसर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। पॉलिटी के अंदर आपको पढ़ाया गया अच्छे से। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिल्ली को एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? किस अमेंडमेंट से बनाया गया था? 63rd, 69th या 74th या 76? राइट आंसर क्या है? 69th, मतलब 69वें संविधान संशोधन से जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश घोषित किया गया था। और ये कब किया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर 1991 में किया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट देखिए, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, ग्लिंग, क्रीप या प्लकिंग? तो क्या कहा जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर अपक्षरण कहा जाता है, इरोजन कहा जाता है। इरोजन के कारण जो है ग्लेशियर से बर्फ पिघल रही है, वाष्पीकरण हो रहा है या फिर हिमस्खलन हो रहा है, तो वो क्या होता है? अपक्षरण या फिर इरोजन कहा जाता है उसको। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने का अपक्षरण या इरोजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? यहाँ पर एक ही शब्द है जो नहीं प्रयोग किया जाएगा, बाकी तीनों जो है ग्लेशियर निक्षेप या सोयल ग्लेशियर डिपॉजिट के लिए यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, मोरैन ग्लेशियर निक्षेप के लिए या ग्लेशियर डिपॉजिट के लिए यूज किया जाता है, ड्रमलिन्स भी यूज किया जाता है, केटल भी यूज किया जाता है, स्केरी जो है ये यूज नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर क्या है? डी। तो इस वर्ड को जो यूज नहीं किया जाता, देख लीजिए आगे इसका आंसर। स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसको लो सी स्टैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो सी स्टैक भी कहा जाता है। नाम याद रखेंगे, स्केरी, स्केरी। नेक्स्ट देखिए, डेम्पियर होजेस रेखा, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या फिर सुंदरबन? तो देखिए, जो डेम्पियन है, डेम्पियर होजेस रेखा है, डेम्पियर होजेस लाइन है, ये किससे संबंधित है? सुंदरबन से संबंधित है। इस तरह से कुछ और भी रेखाएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बताता हूं मैं आपको भी आपको। तो डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। तो ये रेखा आप याद रखेंगे, कौन सी? डेम्पियर होजेस रेखा, डेम्पियर होजेस रेखा। इसके अलावा जो एग्जाम में रेखाएं पूछी जाती है, कौन सी? रेड क्लिफ लाइन, जो कि भारत व पाकिस्तान के मध्य है, रेड क्लिफ रेखा। एक और रेखा है जो मैं आपके लिए क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है?
एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ जाता है कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, किसी दूसरे बच्चे ने कमेंट जरूर किया होगा, वो पढ़ लीजिए। ओके, देखिए निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो ये कुछ दिए गए चीजें, बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस, इनमें से कौन सा खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? तो जो सिंगापुर ओपन के अंदर कौन कौन से खेल होते हैं, तो बैडमिंटन होता है वहां पर, बॉलिंग होती है, गोल्फ और टेबल टेनिस, मतलब ये चारों गेम्स होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? डी। सिंगापुर ओपन में चारों गेम्स होते हैं, कौन कौन से? बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस। तो बच्चों को क्या है, जनरली बच्चों को दो चीजें पता होती है, एक बैडमिंटन और एक टेबल टेनिस। अगर आपको ये दो पता है फिर भी आपका आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक और चार दो ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में, एक और चार एक ही ऑप्शन में है, तो सही उत्तर क्या है? डी। ध्यान रखना, आगे से ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में गलती ना हो आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? जो ओलंपिक चिन्ह है उसका क्या अर्थ है? खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता? तो जो ओलंपिक सिंबल है उसका क्या अर्थ है? निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पर ओलंपिक सिंबल दिया गया है। ये ओलंपिक सिंबल है, इसके अंदर यहाँ पर 5 कॉन्टिनेंट शो किए गए, 5 अलग अलग कलर्स हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये ब्लू कलर किसका है, ब्लैक कलर क्यों यूज होता है, रेड कलर का क्या मतलब है, येलो कलर क्या है और ये ग्रीन कलर क्या है। तो देख लीजिए, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ब्लू कलर जो है यूरोप को दर्शाता है, यहाँ पर ये यूरोप के बना हुआ है। ब्लैक अफ्रीका को शो कर रहा है। रेड यहाँ पर अमेरिका को शो कर रहा है। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका दिया गया है, ये देख लीजिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। ये ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया को शो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर ये येलो जो है एशिया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये नीचे भारत का वो पूरी शेप बनी हुई है, तो एशिया। तो ये 5 रंग 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को शो कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन सीधे ही पूछ जाता है कि ओलंपिक सिंबल के अंदर एशिया किस कलर से दर्शाया जाता है, सीधे क्वेश्चन आ जाता है ओलंपिक सिंबल के अंदर एशिया किस रंग से दर्शाया जाता है, तो पता होना चाहिए येलो कलर से दर्शाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कौन से कथन है? संकेतिक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। जो इंडिकेटिव प्लानिंग है इज ए फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। जो इंडिकेटिव प्लानिंग या फिर जो संकेतक योजना है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, परिप्रेक्ष्य योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोग की जाती है जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है परिप्रेक्ष्य योजना नहीं होती, यहाँ पर पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं होती है, वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो इसमें ये गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल एक ठीक है यहाँ पर, और राइट आंसर क्या है? ए, क्योंकि आपने कहा सत्य कथन पूछे गए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक विशिष्ट है, और इसमें दोनों ही सार्वजनिक और संकेतक योजना है जो आमतौर पर विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यापक सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को आगे बढ़ाती है। संकेतक योजना निजी क्षेत्र सह मौजूद है और समाजवादी देशों द्वारा व्यापक या अनिवार्य योजना का उपयोग किया जाता है। मतलब या तो वो मैंडेटेड प्लानिंग या फिर वो कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यापक योजना, पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं, या तो मैंडेटेड या फिर कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का यूज करते हैं वो, अनिवार्य योजना या फिर व्यापक योजना का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सी आएगी? कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग आएगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग का यूज करती है। ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे, और बाकी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल पर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। नहीं तो आप लोग जो है प्ले स्टोर में स्टडी मास्टर ऑफिशियल लिख के डाउनलोड सीधा कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com, यहाँ पर विजिट कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हमारी एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पर भी हमारी वेबसाइट पर भी आपको फ्री पीडीएफ बहुत सारी मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डाल दी जाती है और पीडीएफ यहाँ पर भी शेयर की जाती हैं। चैनल पर आपको जो है लेटेस्ट नई नई वीडियोस यहाँ पर मिलती रहती हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन पर आपको पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो आप लोग जिस पेड कोर्स के बारे में देखना चाहते हैं आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अदरवाइज आपको फ्री वहाँ पर जो है ये पीडीएफ तो मिल जाएगी। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड, मैं आपको हर वीडियो में जरूर बताता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। कई बार क्या होता है कि आपने क्वेश्चन कभी भी, मतलब जब आप बुक पढ़ रहे हो, जब आप नोट्स पढ़ रहे हो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला वहाँ पर, आपने नहीं पढ़े वहाँ पर क्वेश्चन। लेकिन जब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ तो शायद वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाए और पेपर में भी डायरेक्ट वही क्वेश्चन मिल जाए, तो आपका बेनिफिट जरूर होगा।
इसके अलावा हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, नोट्स हैं यहाँ पर। तो इन सब के बारे में आपका कोई भी एग्जाम है, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर 9896160956 पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में। और अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर समझ ना आए तो आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, फ्री कंटेंट आपके लिए, तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।